नमस्कार। हमारे द्वीपों का इतिहास अपने आप में एक अनोखा इतिहास है। बहुत सारे तथ्य सुलझे हुए हैं, जाने पहचाने हैं, लेकिन कुछ तथ्य ऐसे हैं जो आज तक लोगों की समझ में नहीं आया है कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। इसके बारे में लोग जागरूक रहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि इसका आधार क्या है। इनमें से कुछ तथ्यों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जाने माने इतिहासकार श्री प्रणय सरकार जी मौजूद हैं। प्रणय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रणय जी, कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि पौराणिक कथा में ये बताया गया है कि हिंदू देवता हनुमान जी इन द्वीपों में आए थे। इसका कुछ आधार कुछ इतिहास में मिलता है? जी हाँ, ये आप वैदिक पीरियड में जो है हनुमान से हंडुमान हुआ, हंडुमान से अंडमान हुआ। और इस बात की पुष्टि एक और शब्द से मिलता है वैदिक पीरियड के, वो है आपका जो सुदूर उत्तर में जो है नारकोंडम द्वीप। उस वैदिक काल में वो जो है जागृत ज्वालामुखी था, तो अभी वो सुसुप्त अवस्था में है। तो उस जागृत ज्वालामुखी को उस समय लोग जानते थे इस जगह के बारे में, और उस जगह का नाम दिया, उस द्वीप का नाम दिया था नरक कुंडम। नरक कुंडम, नरक का कुंड, नरक कुंड। जी हाँ, आग का जो कुआं है। हाँ। नरक कुंड से नरक कुंडम से नारकुंडम हुआ। नारकुंडम। तो ये दोनों जो शब्द है वैदिक पीरियड की हैं। हाँ। और उसके बाद में जो है 950 एडी में जो है टॉलमी ने लिखा था। बहुत लोग इसको टॉलमी से जोड़ते हैं, लेकिन मैं यहाँ दर्शकों के लिए स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो टॉलमी 950 एडी में जो लिखे थे, एक मानचित्र बनाया था, अलेक्जेंड्रिया मानचित्र, जिसमें पहली बार अंडमान का अस्तित्व मिलता है उस मानचित्र में अस्पष्ट रूप से, और उसका नाम दिया था अगडाइमोन। तो लोग बोलते हैं कि अगडाइमोन से अंडमान हुआ है, लेकिन अब अगर आप उसके साथ में जोड़कर दूसरे तथ्य देखते हैं तो जो मानचित्रकार है उसका नाम था आगाथामोस डायमोनोस, तो उसी के नाम से था। तो इसका कोई उसके साथ में कोई कनेक्शन नहीं है। तो वैसे करके अंडमान जो है, हम जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वैदिक पीरियड का ही ये नाम है। नहीं, ये कुछ कहीं पे ये तथ्य मिलता है कि ये जो हनुमान जी का जो तथ्य है और वो जो हंडुमान से हनुमान हुआ, ये इंडोनेशिया के ओर से वहां पे हनुमान कहा जाता था। इंडोनेशिया जो वो पूरा क्षेत्र जो था वो हमारा सांस्कृतिक क्षेत्र था, भारतीय महाद्वीप और प्रायद्वीप का एक हिस्सा था। हाँ। तो आज तो इंडोनेशिया बोलते हैं। तो आज भी अंकोर वाट के मंदिर है, सबसे प्राचीन मंदिर है। तो वहाँ के जो करेंसी नोट्स में भी हिंदू देवी देवताओं के तस्वीरें मिलेंगी। तो उसका कनेक्शन था, इससे कोई मतलब शक नहीं है इसमें। तो ये जो था वैदिक पीरियड का ही था। नहीं, इसके बाद में फिर हमारे इतिहास में मिलता है कि मार्को पोलो जी आए थे। जी। तो वो कब आए थे और कितने पहले की बात है? मार्को पोलो तो टॉलमी के बाद का है। मार्को पोलो ने यहाँ के लोगों के बारे में अपने यात्रा वृतांत में दिया था कि यहाँ के जो आदिवासी हैं ये कुत्ते की मुंह के आकार का है। वैसे टॉलमी ने भी कैनिबल कहा है, तो आदमखोर कहा है। तो मार्को पोलो ने भी ऐसे ही कहा था। तो उसके बाद में फ्रेंच विद्वान और थे, फ्रेडरिक ओडिसी वगैरह थे, ऐसे लोग बहुत आए हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे यात्रियों ने इसके वृतांत दी है, स्पष्ट और अस्पष्ट रूप से, ज्यादातर अस्पष्ट था। लेकिन जब हम लोगों ने 1789 में जब आर्चिबाल्ड ब्लेयर जब यहाँ पे प्रवेश किए थे, तब जो है सब कुछ क्लियर हो गया था। प्रणय जी, हम अपने दर्शकों को एक बात बता दें कि चुनावी चर्चा चल रही है जी, क्योंकि मतगणना चल रही है यहाँ JNRM में। तो उसका जैसा भी जो अपडेट आएगा हम बीच में अपने दर्शकों को बताते चलेंगे। इस बीच हमारी जो चर्चा है वो भी जारी रहेगी। जी, बिल्कुल। तो उसके बाद एक बड़ा प्रश्न द्वीपों के लोगों के मन में रहता है कि हमारे ये जो आदिवासी समुदाय है ये कहाँ से आए? ये जो निग्रिटो मोल के हैं, क्या ये सब एक थे या अलग अलग ग्रुप के थे, या इनकी भाषा में कोई समानता है? क्या है इनके बारे में, क्या कथा है? जी, दरअसल बेहद ही मौलिक प्रश्न है आपका ये, क्योंकि मैं अक्सर लोगों से यही प्रश्न सुनता रहा हूँ और जवाब देता रहा हूँ। क्योंकि लोगों में आज भी ये हमेशा एक कौतूहल का विषय रहा है कि ये इतनी दूर, 7 समंदर बोलते हैं स्थानीय भाषा में, तो इतनी दूर कैसे आए? अफ्रीकन ट्राइब से, और इनके जो देखने में भी ये लोग काले लोग हैं, घुंघराले हैं, बाल हैं,
तो इनका जो फिजिकल फीचर है काफ़ी दूसरे लोगों से मिलता जुलता नहीं है। भारतीय जो मूल भारत जो है उसके लोगों से भी काफ़ी अलग है। तो वैसे जो है बच्चे से लेकर बूढ़े तक का ये प्रश्न पूछते रहते हैं, इसका जवाब मैं यहाँ देना चाहूँगा। वो ये है कि इसका जो हम प्रागैतिहास बोलते हैं, जो इसका इतिहास लिखित नहीं है, तो उस काल से इवन नियोलिथिक पीरियड बोलते हैं, जो लास्ट आइस एज जारी था उस समय, तो उस समय मध्य अफ्रीका से ये लोग निकले थे। अच्छा। और जब निकले थे तो वो जो वर्ष था 1,20,000, लगभग 1,20,000 वर्ष पूर्व वहां से अरे बाप। और वहां से निकलते हुए मंगोल के रास्ते होते हुए वो लोग बर्मा के अराकान युमा पर्वत श्रृंखला में पहुंचे। और क्योंकि भारत का अंडमान का जो मूल भाग है, साउथ अंडमान, मिडिल अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ये तीनों जो लैंड मास है, ये जो है इस तीनों लैंड मास को मिलाकर बोलते हैं ग्रेट अंडमान। और ये ग्रेट अंडमान ये कोई द्वीप नहीं है, ये जो है ये बर्मा के जो अराकान युमा पर्वत श्रृंखला है उसका ही एक पार्ट है। अच्छा। उस रीजेस का एक पार्ट है, जबकि पानी उतर गया था तब वो पार्ट से आराम से वो लोग आ सकते थे। उसके बाद में कालांतर में जाकर वो पानी जो है पानी का स्तर में बढ़ोतरी हुई। तो ऐसे करके जब ये लोग अंडमान पहुंचे तो वो काल था 60,000 ईयर्स एगो। अच्छा जी, 60,000 ईयर्स एगो अंडमानीज पहले आए। इसके कुछ दस्तावेज वगैरह उपलब्ध हैं? देखिए, इसका डीएनए सीक्वेंसेस की हम लोग अच्छा, हमेशा रिसर्च करते हैं। उसके आधार जो पर। जी हाँ, अफ्रीकन जो ट्राइब्स है और जिसने जो दूसरे एशियन मूल के लोग हैं, जो बाकी जो लोग हैं, जितने समुदाय हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, दूसरे जो कालांतर में जाकर दूसरे ग्रुप में ढल गए हैं, तो इन सब का हम लोग डीएनए सीक्वेंस की हम लोग उसका काफी एनालिसिस करते हैं, तो इससे उनका लिंक मिलता है। तो और काफी कुछ उनसे मिला जुला भी है। ऐसा कुछ इसमें ये प्रदर्शित होता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया? देखिए, उसमें ये है कि जैसे जरवा शब्द है, जरवा शब्द है, जरवा जब क्योंकि अंडमानी जो है 10 उपजातियों में थी। हाँ। मैं दर्शकों के लिए बता दूं, अंडमानीज एक ट्राइब नहीं थी। अच्छा। वो दे वर डिवाइडेड इनटू 10 डिफरेंट सेप्ट्स, टेरिटोरियल सेप्ट्स। और आकाबो, आका जेरू, आका जुवाई, आका पुचिगवार, आका केदे, आका कोल, आका बिया। तो आका बिया जो था, ये जो उपजाति, ये जो पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर का आज जो हम लोग पोर्ट ब्लेयर का जो भाग है, इसमें पूरा ये लोग थे, आका बिया उपजाति। और अक्काबिया वालों से जब अंग्रेज पूछते थे हु देयर, जब जरवा दिखता था तो यानी कि आज के जो बिमलीटान इलाका है, सिपी घाट इलाका, उस इलाके में वो लोग मौजूद थे। तो कई बार एक्सीडेंटली दिख जाता था तो अंग्रेज पूछते थे ये हु देयर, कौन है वे लोग? ये लोग बोलते थे जरवा। जरवा यानी कि अजनबी लोग, हम नहीं जानते, जो बाद में आए। तो ये शब्द बाद में जाकर पता चला कि जब हम लोग जरवा में काम करते हैं तो जरवा अपने आप को आंग बोलता है। जरवा का सामुदायिक नाम है आंग, उनकी अपनी परिभाषा में। तो जरवा जो शब्द जो है वो अंडमानीज के आकाबिया ग्रुप का है। अच्छा। तो इससे पता चल जाता है कि बाद में आए हैं। और इसके हम लोग बहुत सारे सीक्वेंस के आज भी ये रिसर्च का एक विषय है हमारा कि कौन बाद में आया। लेकिन एक चीज कंफर्म है कि जो निग्रिटो जनजाति है, लोग बोलते हैं कि एक और भ्रांति दूर करना चाहता हूं कि एक जहाज से आए थे। हाँ, ये लोगों का ये मानना है, स्लेवरी सिस्टम जहाज से। लेकिन अगर एक जहाज से आया होगा तो अंडमानीज को कैनो बनाना आता है, जरवा को नहीं आता है। अच्छा। अंडमानीज को जो सोशल कल्चर जो 10 उपजातियां हैं और उनकी भाषा 10 के उपजातियों की भाषा जरवा से नहीं मिलती, उनकी से नहीं मिलती। अच्छा। अगर एक वो 10 की मिलती है जी, वो 10 जो उपजाति है नहीं, उनके भी फर्क है। फर्क है थोड़ा। जी हाँ, उनमें भी फर्क है। आज जो है 1-2 उपजाति बची हुई है क्योंकि काफी एपिडेमिक बीमारियों से लोग मारे गए, काफी उपजातियां नष्ट हो चुकी हैं। तो ऐसे करके ये लोग जो है इनका जो भाषा है ये मिलता है। और जो जहाज से जो आए हैं ये भ्रांति पूरी तरह एक वहम है। और ये जो ओंगीज हैं, ओंगीज और जरवा में मिलता जुलता है। अच्छा। शब्द मिलते जुलते हैं, लेकिन हमारा रिकॉर्डेड हिस्टोरी में ओंगी और जरवा एक नहीं थे। ओंगी लिटिल अंडमान में थे, जरवा जो वेस्ट कोस्ट ऑफ साउथ एंड मिडिल अंडमान। ओंगी तो पहले रटलैंड में रहते थे। रटलैंड ओंगी रटलैंड और आपके काला पहाड़, जो काला पहाड़ रटलैंड आइलैंड को बोलते हैं। तो रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान द्वीप में ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड थे। अच्छा। और ओंगी की भाषा जैसे कि जरवा के भाषा, जरवा बोलेगा नी आटीबा, तुम्हारा नाम क्या है? अच्छा। ओंगी कहेगा नी गाटीबा। अच्छा। पानी को जरवा इंग बोलेगा, ये लोग भी इंग बोलेंगे। मरने को पेचा में जरवा बोलेगा और ओंगी भी जरवा पेचा में बोलेंगे। अच्छा। तो इट डज मीन दैट दे वर वन ट्राइब एट वन पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट।
सो ऐसे करके जरवाओं का, ये आदिवासियों का जो हम लोग रिसर्च करते हैं तब पता चलता है, लेकिन रिकॉर्ड में नहीं है हाँ। कि दोनों एक थे करके, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल की बात है। सेंटिनलीज से कुछ समानता देखिए सेंटिनल्स के बारे में आज का हमारे पास में जानकारी बहुत कम है, लेकिन जहां तक हमने उनके आर्टिफैक्ट्स देखे हैं, होड़ी है, वो लोग खुद बनाते हैं, जो कैनो है, तो वो कैनो बनाने का जो है कहीं ना कहीं अंडमानीज के कैनो से वो मेल खाता है, और जरवा से भी कई बार कई चीज मेल खाता है। जैसे कि सेंटिनली जो है, जरवा जो है अपने छातियों में एक सुरक्षा कवच पहनता है, जो बार्क चेस्ट गार्ड बोलते हैं, लेकिन सेंटिनली जो है वेस्ट चेस्ट गार्ड पहनता है, अच्छा। कमर में पहनता है। हाँ। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको जरूर देखने लेकिन एक जो आमतौर पर देखा गया है कि जो शारीरिक बनावट है वो इनका थोड़ा सा अलग है, थोड़े लंबे चौड़े, थोड़े देखिए वो दूर से ऐसे लगता है, उनकी अच्छा। कद काठी उस तरह का, जो अगर थोड़ा सा स्लिम होगा, मस्कुलर होगा तो लगेगा कि लंबे हैं करके। नहीं, ऐसा वैसे नहीं देखा है। गया कि जो जारवा देखिए, समुदाय इसमें है वो देखिए थोड़ा- अफ्रीका में भी आपको जो मसाई हैं, मसाई की हाइट थोड़ी सी लंबी है, हाँ, तो थोड़ी सी विविधता आपको मिलेगी जी, अच्छा। पिग्मीज में मिलेगी। और ये सब पिग्मीज है, अंडमानीज, ग्रेट अंडमानीज, ओंगी, जरवा एंड सेंटिनलीज, ये चार जो निग्रिटो जनजाति समुदाय जो है मध्य अफ्रीका से निकले थे। अच्छा। जी। और हमारे ये जो मंगोलिड जो है, ये जो उनके खमेर भाषा से इनका मिलता जुलता है, और ये लोग जो है खमेर कहाँ का भाषा है, कहाँ की भाषा है? खमेर जो है नीचे के जो इंडोनेशिया और मलाया अच्छा। जो, जी हाँ, तो निकोबारीज और शॉम्पेन जो है ये मंगोलिड रेस के हैं, और ये लोग जो है बहुत शुरू से ही, जब हम लोग टॉलेमी की बात करते हैं, ये उसके बाद में जो हम लोग जो 1789 में जो आर्चीबेल्ड ब्लेयर अंडमान में आए थे, उससे पहले से निकोबारीज कांटेक्ट में थे, पायरेट्स के, हाँ, हाँ। दूसरे मिशनरीज के कांटेक्ट में। 1600 सदी में वो लोग काफी तब से चलते आ रहे हैं। मोरावियंस आए, डेनमार्क आए, डच आए, तो ऐसे ऑस्ट्रियंस आए, तो काफी लोग आए और गए। एक और चीज देखा गया निकोबारीज में, जो चौरा है, तेरेसा है, ये सब की भाषा और इनकी भाषा में फर्क है। जी बिल्कुल फर्क। ननकौरी जी के हाँ। जो चौरा को तो ये लोग जो है मूल लोग मानते हैं, अच्छा, चौरा को, चौरा को मूल लोग मानते हैं। और जहाँ तक अंडमान निकोबार का जो ये आदिवासी समुदाय में जो एक हम लोग विभाजन देखते हैं, जो निकोबार जो है, निकोबार्स जो है निकोबारियों का है, और अंडमान जो है अंडमानी जनजातियों का है, दूसरे निग्रिटो जनजातियों का। तो ये दोनों में काफी दूरियां वो लोग शुरू से ही बनाए हुए हैं। कई बार ऐसे अंग्रेजों ने जो है अंडमानीज को ले गए निकोबार में, लेकिन वो लोग या तो धड़कर कूद जाते थे, बोट से कूद जाते थे, या फिर छुप जाते थे, बहुत भयभीत हो जाते थे। अच्छा जी। क्यों, इसका क्या कारण था? देखिए किसी भी आदिवासी समुदाय में आप देखिए, एक आदिवासी समुदाय जैसे आज भी अंडमानी जो है थोड़ा सा जरवा से थोड़ा सा दूरी रखना चाहे, हाँ, तो ऐसे हमेशा किसी भी आदिवासी समुदाय में वैसे होता है, ये एक नेचुरल बात है। जैसे शॉम्पेन में भी होता है, शॉम्पेन में 2 ग्रुप है, तो 2 ग्रुप के बीच में वो लोग अपना दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि उनमें शादी की करने की जो प्रथा है वो छीने की प्रथा है। अच्छा, लड़ाई करके वो लड़की को ले आने की अच्छा। प्रथा है, तो इस कारण से ये लोग जो है दूरियां बनाते हैं। तो वैसे ये स्वाभाविक है। नहीं, जो मैंने बात की थी, जो भाषा इनकी अलग है थोड़े बोली में, जैसे ननकौरी की भाषा है, चौरा की भाषा है, जी। ये निकोबारी लोग नहीं बोल पाते, कार नहीं निकोबार बोल लोग। पाते हैं जी। ये तो ये भी समय का फेर है। अच्छा जी, समय उसमें का भी शब्दों में समानता बिल्कुल, मिलती है। बिल्कुल अच्छा, समय का फेर है, और कई भाषा वो लोग मिलते भी हैं, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल टोटली एक दूसरे से सेपरेटेड है। भाषाएं मिलती भी है, लेकिन समझ नहीं पाते, क्योंकि टोटलिटी में समझना मुश्किल नहीं, कुछ जो पुराने लोग थे वो लोग सब भाषा बोले, बिशप जैसा थे, बिशप जी, जॉन जी, जैसे। बिल्कुल बिल्कुल। वो जॉन चौरा की बिशप भाषा भी रिचर्डसन जो थे वो बोलते हमारे थे। फर्स्ट मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पार्लियामेंट थे। और वो जो है उन्होंने उनके भाषाओं पे वो स्टडी करके एक बुक निकाला था, बुक पब्लिश किया था, वो ही वाज द फर्स्ट डिक्शनरी बनाए थे जी। जो बिशप रिचर्डसन थे, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काफी कुछ किया, काफी काम किया उन्होंने। जी। इसके अलावा जो दूसरे जो क्षेत्र हैं ननकौरी, और वहां पे किस तरह से विकास किया गया, कैसा विकास हुआ? देखिए ननकौरी वगैरह थोड़ा सा पिछड़ा इलाका था, जहाँ तक इनका कार निकोबार का इलाका था, क्योंकि बिशप रिचर्डसन जब रंगून से आए थे वहाँ से, तो उन्होंने वहाँ पे एक स्कूल खोला था, और स्कूल खोलने के साथ में वहाँ पे बच्चों को शिक्षा देने लगा, और काफ़ी दूसरे समाज सेवा करने लगा। जॉन बिशप रिचर्डसन का व्यक्तित्व ऐसा था कि ना सिर्फ वो निकोबार में लोकप्रिय थे, वो अंडमान में भी लोकप्रिय थे। इसी कारण से वो फर्स्ट जो है नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने थे।
मैं अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहता हूँ कि क्योंकि इलेक्शन की चर्चा चल रही है, तो हमारे जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में सन 1952 में पहली बार जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव देश के लिए हुआ था, उसमें हमारे द्वीपों की ओर से सीधा चुनाव नहीं हुआ था। उसमें सबसे पहले जो है बिशप जॉन रिचर्डसन को एज एमपी मनोनीत किया गया था पहले चुनाव में 1952 में, 1952 में, 52 से 57 तक 52 से 57। उसके बाद में लक्ष्मण सिंह, उसके बाद में लक्ष्मण सिंह 5 साल थे, फिर लाला निरंजन लाल थे। अच्छा, एक और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो लाला निरंजन लाल जो कि 1962 से 67 तक नॉमिनेटेड एमपी थे। हेलो, हाँ पूजा जी, राजेश हियर। पूजा जी, राजेश जी, हाँ बोलिए, क्या समाचार है? राजेश जी, हमारे पास 5वें चरण का भी चुनाव का परिणाम आ चुका है। अच्छा जी, आपको बताते चलती हूँ। हाँ। तो जैसे कि हम जानते हैं CPIM से DIFN जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। हाँ। और अब 5वें राउंड के बाद उनके वोट हुए हैं 1830। ठीक। वैसे ही DSP से डॉक्टर अरुण कुमार मलिक जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके वोट है 188 जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुलदीप राय शर्मा जी हैं और 5वें राउंड के बाद उनके वोट से 15,889। ठीक है जी। भारतीय जनता पार्टी से विष्णुपद रे जी है और उनके वोट से 35,109 जी। ANDC से मनोज पॉल जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके वोट से 5,492। SUCI से सलामत मंडल जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके वोट से 119। AIADMK से KJB सेल्वराज जी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और उनके वोट से 202। और हमारे जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनमें VK अब्दुल अजीज जी को 540 वोट मिले हैं, आनंद रामनाथ जी को 79 वोट्स मिले हैं और उषा कुमारी जी को 99 वोट्स मिले हैं। साथ ही रिंकू माला मंडल जी को 147 वोट्स मिले हैं और के वेंकटराम बाबू जी को 138 वोट्स मिले हैं। इसी के साथ साथ राजेश जी, नोटा को अब तक कुल 401 वोट्स गिरे हैं। जी। हाँ पूजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से चर्चा में आएंगे आपके पास में। अभी हम स्टूडियो में चर्चा में हैं। तो प्रणय जी, ये जो चर्चा हुई अभी जो समाचार मिला वो 5वें चरण की मतगणना का था। आइए हम लोग अपने विषय पे आते हैं। हम निकोबारी ट्राइब्स के बारे में बात कर रहे थे। अब शोम्पेन के बारे में बताइएगा, ये लोग कैसे आए, कहाँ से आए, इनका क्या इतिहास है? देखिए, निकोबारी और शोम्पेन जो है बिल्कुल शुरुआती दौर में, जो समय के जो शुरुआती चरण था वहाँ पे वो लोग एक ही थे। और मानते हैं कि ये मानना है विशेषज्ञों का कि शोम्पेन जो है निकोबारियों का मूल रूप है। अच्छा। पहले का। हाँ। जो जंगल में रह गए, क्योंकि दोनों की फिजिकल स्ट्रक्चर एक ही है और जहाँ जहाँ ये लोग रहते हैं तो उसके जो पास का जो, क्योंकि ये लोग हिंटरलैंड में रहते हैं, उसके पास में जो, क्योंकि निकोबारीज एडवांस्ड है, उनके गांव एडवांस्ड गांव है, मतलब तुलनात्मक रूप से, और शोम्पेन तो जंगल के हैं। तो ये निकोबारी और शोम्पेन में शुरू से ही एक संपर्क रहा है। अच्छा। और भाषा भी जो निकोबारी जो है शोम्पेन की समझ जाते हैं, शोम्पेन भी इनकी भाषा थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। और वैसे क्षेत्र के हिसाब से है, जैसे कि आपके कोकियों रीजन है, कोकियों के जो निकोबारी गांव थे उसके पीछे के रहने वाले शोम्पेन के साथ में इनका संपर्क होता है और दोनों एक दूसरे की भाषा समझते थे। अच्छा। तो इसी तरह का जो है ईस्ट वेस्ट रोड जो है, ऊपर रास्ता बोलते हैं जो स्थानीय भाषा में, तो वहाँ के शोम्पेन का अलग एक मिजाज है, उनका एक अलग प्रकृति है। अच्छा। तो वो थोड़े से अंदर रहना पसंद करते हैं। कितने कबीले हैं इनके अलग अलग? देखिए, ये जो है 245 पार है के आसपास में हम लोग करते हैं और आप भी इसमें हम लोग,
और भी ढूंढ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा इलाका है है। और जंगल में ये लोग रहते हैं। क्योंकि महिलाओं को ये लोग दिखाने में संकोच करते हैं, क्योंकि ये शुरू से ही इनके भीतर का ये रिवाज रहा है कि दूसरे कबीलों को अपना महिलाएं और लड़कियों को ना दिखाएं, क्योंकि उठा कर ले जाते हैं। तो वैसा ही बर्ताव वो हमारे साथ भी करते हैं। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि कई बार भाषा में लिखा जाता है कि जो रिसर्च के लैंग्वेज में कि कोवार्ड मतलब डरपोक हैं, ऐसे नहीं है, शाई पीपल हैं, दे आर वेरी शाई पीपल। लोगों से मिलना वो लोग जो है थोड़ा संकोच करते हैं मिलने में। आइए अब थोड़ा सा हम लोग सेटलमेंट पे बात करें जी। तो जो 1789 में आर्चिबाल्ड ब्लेयर साहब जो सेटलमेंट के इरादे से आए थे, जी। उससे पहले भी कभी कुछ सेटलमेंट का कुछ बात हुआ था द्वीपों में? कोई ऐसा तथ्य देखिए मिलता ये है? क्योंकि अंडमान के जो सेटलमेंट हैं, 2 सेटलमेंट थे। एक तो 1789 का था। 1788 में जो है जो ब्लेयर, आर्चिबाल्ड ब्लेयर, जिसके नाम से पोर्ट ब्लेयर का नाम पड़ा है, आर्चिबाल्ड ब्लेयर अपनी टीम के साथ में यहाँ आए थे सर्वे के दौरान। उससे पहले कोई सेटलमेंट नहीं था। उससे पहले सिर्फ पायरेट्स, समुद्री डाकुओं का अड्डा था, और जो आदिवासी के द्वारा मारे जाते थे, और जहाज काफ़ी डूबते थे यहाँ पर, शिप रेक्स होते थे, जहाज के यात्रीगणों के साथ में जो आदिवासी उनकी लड़ाइयाँ होती थी, आदिवासी मारते थे, ये लोग भी कई बार बचकर निकल जाते थे। तो ऐसी बहुत कहानियों से जो उस टाइम का जो हिस्टोरी है पटा हुआ है। तो जहाँ तक सेटलमेंट की बात है, 1789 में जो सेटलमेंट हुआ था, ये चाथम द्वीप में आए थे, और उस समय चाथम द्वीप का नाम जो है मार्क आइलैंड था। अच्छा, चाथम नहीं था, मार्क आइलैंड में ये लोग आए थे। उसके बाद में 1792 में यहाँ से इन लोगों ने, क्योंकि उसी बीच में ब्लेयर जो है और जो कॉर्नवालिस जो थे, जो वायसराय थे, उनका भाई यहाँ था, कॉमोडोर कॉर्नवालिस। तो उन्होंने भी एक दौरा किया था नॉर्थ अंडमान में, जो आज डिगलीपुर है। तो एरियल बे के पास में दौरा किया, तो काफी सुंदर जगह उनको प्रतीत हुआ। तो उसके बाद इन लोगों ने फैसला किया कि ये जो चाथम का सेटलमेंट को शिफ्ट किया जाए। तब इन लोगों ने 1792 में शिफ्ट हो गए वहाँ पे, जो हेडक्वार्टर से इजाजत लेकर। शिफ्ट होने के बाद में इनका जो अनुमान था वो पूरा गलत निकला। वहाँ पे बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा था कंपेयरिंग टू दिस चाथम आइलैंड, और उस बीमारियों में एक बारिश में ही 50 लोग मारे गए थे। धीरे 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 इतना मतलब कॉस्टली सेटलमेंट हो गया था, और लोगों का हेल्थ बहुत ख़राब हो रहा था। तो 1796 में वो एबॉलिश हो गया। तो ऐसे करके पहला सेटलमेंट था, और उसके बाद में दूसरे सेटलमेंट 1858 की बोलते हैं। जी। नहीं, जो आर्चिबाल्ड ब्लेयर साहब के बाद में, उसके बाद में जो सेटलमेंट स्टार्ट हुआ वो क्या था? हाँ, आर्चिबाल्ड ब्लेयर जब चले गए, उनका जो सेटलमेंट एबॉलिश हो गया। और मैं बताना चाहूँगा कि उस जमाने में कुछ जहाज़ें चलती थी आर्चिबाल्ड ब्लेयर की टीम की, वाइपर, एलिजाबेथ, और लोग कहते हैं कि सांप के नाम पर वाइपर द्वीप है, नहीं, उस जहाज के नाम पर अटलांटा, जो सेल्युलर जेल जिस पहाड़ी की चोटी में है, वो अटलांटा पॉइंट बोलते हैं। अटलांटा भी शिप का नाम था। अच्छा। तो रही बात आप 1858 की बात, तो 1858 में, उससे पहले 1857 में जो स्वतंत्रता की पहली आज़ादी की लड़ाई, स्वतंत्रता जो पहली लड़ाई जो हुई थी मंगल पांडे के साथ में, जो लड़ाई का किस्सा शुरू हुआ, तो उसमें जो है काफ़ी लोगों को, मंगल पांडे को सूली में चढ़ा दिया। उससे विद्रोह और भड़क गया। उसके बाद में बहुत लोगों को 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए बहुतों को गिरफ्तार किया गया, सूली में चढ़ा दिया गया, जेलें भर गई। अब क्या करें? तब जो है इन लोगों ने एक प्लान किया कि 1857 में ही प्लान हो गई थी, एक अंडमान कमेटी बनाया गया, और उस कमेटी के मुताबिक जो है एक सर्वे करके आओ, और उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक पेनल कॉलोनी बनाया जाए, यानी इन्हीं कैदियों को, जो डेंजरस कैदियों को यहाँ लाया जाए। तो फेडरिक जे मोवेट जो था, जिसके नाम से पोर्ट मोवेट, तो वो फेडरिक जे मोवेट जो थे, साथ में एक फोटोग्राफर थे ऑस्कर मैलिट, जो उसको हम बोल सकते हैं अंडमान का पहला फोटोग्राफर, ऑस्कर मैलिट। और ये लोग जो थे हिथकॉट नाम के थे, प्लेफेयर थे, डॉक्टर प्लेफेयर एक सर्जन थे। ये लोग आए यहाँ पे। आने के बाद में सर्वे करने के बाद में ये लोग जो है, इन लोगों ने अपना रिपोर्ट दिया। रिपोर्ट के आधार पर जो है यहाँ पे पेनल सेटलमेंट हुआ, और पेनल सेटलमेंट का फर्स्ट सुपरिटेंडेंट था स्टुअर्ट मैन थे, हेनरी स्टुअर्ट मैन, और जो सुपरिटेंडेंट जो थे जेपी वाकर थे, जेम्स पैटिसन वाकर। एक बात बताइए कि हमारे जो द्वीपों के इतिहास, द्वीपों का जो इतिहास है, वो हमारे इन द्वीपों के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये द्वीपों का इतिहास में ही हमको एक रिफ्लेक्शन मिलता है। अंग्रेजों ने तभी समझ गया था। देखिए, पहला का सेटलमेंट आप देखें 1789 का,
उस समय समुद्री डाकू आते थे, समुद्री डाकू आते थे, आदिवासी मार देते थे। तब सेफ हार्बर की तलाश में, वो पेनल सेटलमेंट नहीं था, सेफ हार्बर की तलाश में आए और सेफ हार्बर के उद्देश्य से वो सेटलमेंट किया गया। आज भी अंडमान की जो स्ट्रैटेजिक पॉइंट है, जो लोकेशन है, वो हमारे भारतवर्ष के लिए बहुत ही अहम स्थान रखता है, क्योंकि यहाँ अगर विकास हो जाए तो यहाँ से, जैसे कि हमारा एक सिद्धांत आज के टाइम में काफ़ी ये प्रोग्रेसिव है कि बॉर्डर क्षेत्र को विकसित किया जाए, उसी प्रकार अंडमान को विकसित करना बहुत नहीं। इसमें एक तथ्य और है कि हमारे जो द्वीपों का जो पर्यटन है उसको एक पैट्रियोटिक टूरिज्म की तरफ में किस तरह से बढ़ाया जा सकता है। जी जी, क्योंकि यहाँ के सिल्वर जेल हैं, वाइपर हैं, ये बहुत सारे चीज हैं यहाँ पे। जैसे कि मैंने स्ट्रैटेजिक वैल्यू बताई है, उसी तरह इनका जो आज़ादी के जो लड़ाई हुई थी उससे डायरेक्ट कनेक्शन तो है ही है। देशभक्ति के जो देशभक्त जो हैं और साथ ही दूसरे जो देश प्रेमी हैं, तो वो लोग आते हैं, उनके लिए एक तीर्थ स्थल बना हुआ है ये जगह। और काला पानी की सजा बोलते थे, तो काला पानी को देखने के लिए वो लोग आते थे, कनेक्शन है। और दूसरा टूरिज्म का है, काफ़ी इसकी नैसर्गिक सुंदरता को देखते हुए लोग दूर दूर से आते हैं, इवन फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। और इससे हमारी इकोनॉमी, द्वीपों के में इकोनॉमी अच्छी खासी इसमें चढ़ाव आएगा, इसका स्तर में चढ़ाव आएगा इकोनॉमी के, और स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है। और वैसे बहुआयामी तरफ रूप से इसका जो है तरक्की होगा इसका इन द्वीपों। ज्यादातर जैसा पिछले हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनको जो है मतलब तीर्थ स्थल घोषित किया जाना चाहिए, स्वतंत्रता सेनानियों का तीर्थ स्थल, और भारत के हर निवासी को इसमें आना चाहिए और ये द्वीपों को देखना चाहिए। आज भी हम देखते हैं बहुत सारे लोग आते हैं, सिल्वर जेल को नमन करते हैं, समुद्र को नमन करते हैं। जो श्रद्धा भाव जो लोगों का दिखता है, इसको किस तरह से और आगे बढ़ाएं? देखिए, ये अगर हम सेल्युलर जेल के इतिहास को लेते हैं, उसके साथ तो कनेक्शन रखते ही हैं, हम सबको पता है। और अगर हम इसके डीप में और जाते हैं, डेप्थ में और जाते हैं, तो 1857 के स्वतंत्र आज़ादी के लड़ाई लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों का ये स्थल रहा है, कर्मभूमि रहा है। भीमा नायक यहाँ आए थे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के सैनिक यहाँ पे आए थे, खेदू लक्ष्मण परिवार आया था, और कई लोग आए थे जो मिर्जापुर में WR मूर की हत्या की थी आज़ादी के पुरी के महाराज। जी हाँ। और आपके भीमा नायक यहाँ आए थे। ऐसे अनगिनत लोग 1857 के जो क्रांतिकारी हैं वो लोग यहाँ आए थे। उसके बाद में जब सेल्युलर जेल के पॉलिटिकल प्रिजनर्स आए थे, तमाम ये सब क्रांतिकारियों का ये तीर्थ स्थल नहीं है तो और क्या है। और वो लोग भी जब हमारे 70 के दशक में जब जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लाया जाता था प्रशासन की तरफ से, तो वो लोग बोलते थे मुक्ति तीर्थ, नाम तो पहले ही दे दिया गया मुक्ति तीर्थ, तो अब उसको साकार करने वाली बात आप कह रहे हैं, तो ये तो निश्चय होना चाहिए और हो भी रहा है। प्रणय जी, हम आशा करते हैं कि भविष्य में जो पर्यटन को लेकर जो संभावनाएं हैं ऐतिहासिक पर्यटन को लेकर, वो अवश्य पूरा होगा। आज जैसा कि आप जानते हैं मतगणना जारी है और हम ये चुनावी चर्चा कर रहे हैं, साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे डॉक्टर प्रणय सरकार जो हमारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हमें जानकारी दे रहे थे। थोड़ी ही देर में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए एक छोटा सा अंतराल। Lights, sound, camera, action.